नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए मैथ्स के आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 50 तक जो है प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। आज हम इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 हो तो 4x² प्लस 4/x² का मान जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन टाइप दिया है एक ठो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है 1/2, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम इसके दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमारा प्रश्न इस टाइप में पूछा गया है। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 2/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इसके दोनों साइड वर्ग कर दे तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे 2x माइनस 2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4x² प्लस b² है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/x² माइनस में हो जाएगा ये क्या कब माइनस 2ab माइनस 2a क्या हो जाएगा 2x इंटू b क्या होगा आपका 2/x इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ से कैंसिल होंगे, तो ये आपका x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 4x² प्लस 4/x² माइनस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो -8 इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पे ये जो -8 है उसको हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4x² प्लस 4/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 8, यानी कि आपका हो जाएगा 9। यही जो है हमको प्रश्न में पूछा गया था कि 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये पूछा गया था। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 9। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 9 यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, है ना। दो परिमेय संख्या क्या होती है, दो रेशनल नंबर, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्या होगा आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, और जो आपका q होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और q जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्याओं का गुणन बोला जा रहा है ना, गुणनफल। तो किसी भी परिमेय संख्याओं का जब आप गुणन करेंगे तो हमेशा क्या देगा, वो रेशनल नंबर ही देगा, यानी कि परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका युगपात समीकरण दिया गया है ना, जिसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गए हैं, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दिया है आपका 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं ना, कितने हल होंगे ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपने एक फॉर्मेट देखा होगा, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू आपका 0, इस टाइप में आपका इक्वेशन दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन ax2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 0, है ना। इस तरीके से आपका दिया है, जब ये 8 को इस साइड लाएंगे राइट लेफ्ट साइड, तो आपका 0 की इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा।
तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इसके कितने हल होंगे, है ना, कितने हल होंगे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो कितने हल होंगे। तो ये इसको हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। जब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए ये कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 2x + 3y, है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 4x + cy इज इक्वल टू 7, है ना। 4x + 6y इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे आपका A1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, और A2 कितना हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका B1 3, B2 कितना होगा 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 और C2, है ना। तो C1 दिया है 8 और C2 दिया है आपका 7। तो यहाँ से आप देखेंगे, है ना, और ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। नो सॉल्यूशन के लिए आपका जो हमने फॉर्मूला आपको बताया ये कंडीशन को अप्लाई करता है, नो सॉल्यूशन के लिए, कोई हल नहीं के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो 1/2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये 8/7 है ना, ये बराबर नहीं है। तो यानी कि ये जो हमको इक्वेशन दिया गया है प्रश्न में, वो क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखते, यानी कि ये नो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में कोई हल ना होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, क्या दिया गया है, एक परीक्षा, है ना, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70 गणित में, 70% किसमें, गणित में, परंतु 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रश्न को जो है आप परसेंट के मेथड से भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, उत्तीर्ण हुए, है ना। तो यहाँ पे हम डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पास का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये जब बोला जा रहा है दोनों विषयों में पास हुए, है ना, तो इसलिए हम पास का बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक सर्कल हो गया ये, जो कि आपका इंग्लिश के लिए, है ना, और दूसरा सर्कल दिया है आपका यहाँ पे किसके लिए दिया गया है, गणित के लिए। तो उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये आपका मैथ्स के लिए हो गया, है ना, जिसमें बोला जा रहा है कि 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में क्या हो जा रहे हैं, 10% जो है वो दोनों में, है ना, मैथ्स में प्लस इंग्लिश में क्या हो जा रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं ना, फेल हो गए। 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि 90% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, 90% जो विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे, ये 90% क्या होंगे, पास हो जाएंगे। यानी कि आपका जो डायग्राम बनेगा वो 90% का बनेगा, है ना, 90% का बनेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, है ना, और 90% जो है हमारा टोटल है। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का क्या निकल जाएगा, इंग्लिश में यानी कि जो आपका गणित होगा, है ना, ये जो गणित दिया गया है उसमें 10% जो होंगे आपके क्या होंगे, पास वाले होंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 80 तो इंग्लिश में है। तो 90 में से आप 80 को माइनस कर देंगे तो आपका मैथ्स का निकल जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है क्या कि 70% है ना, 70% जो है गणित में होते हैं। तो यहाँ पे आपके कितना निकल गया, गणित में तो 10 निकल गए, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे आपका यहाँ से जो है 10% तो आपके गणित में हो गए। तो क्या कर लेंगे, 70 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये होगा आपका 60%। ये जो होंगे क्या होंगे, ये दोनों विषय में होंगे, है ना, दोनों विषय में पास होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वेन डायग्राम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। अब बच गए हमारे ये जो मैथ्स है, ये तो पूरा कितना हो गया, ये पूरा 70 का बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि अंग्रेजी वाला जो है पूरा कितना है, 80% है। यहाँ पे अंग्रेजी वाला कितना दिया गया, पूरा 80%। इंग्लिश वाले और बीच वाला जो बन गया आपका दोनों विषय में, वो कितना बन गया, 60। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो इंग्लिश में है 80 और ये बीच का बन गया आपका दोनों विषय के लिए 60। तो 80 में से अगर 60 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 80 में से क्या करेंगे, 80 में से अगर हम 60 को घटा देंगे तो ये आपका इंग्लिश के लिए निकल जाएगा, है ना, केवल अंग्रेजी के लिए। तो ये हो गया 20 का 20%। तो यहाँ से आपका ये केवल इंग्लिश के लिए निकल गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या रेशियो निकल गया, तो यहाँ पे हमारा निकल गया दोनों विषय के लिए, यहाँ पे हमारे आ गए 60, है ना, दोनों विषय के लिए 60 निकल गए। केवल मैथ्स के लिए हमारा 10% और केवल जो है अंग्रेजी के लिए हमने निकाल के लाया भी 20%। तो हमें यहाँ पर रेशियो पता चल गया, जो कि अगर हम इसको टोटल को ऐड करेंगे तो वो 90% के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। इस तरीके से 90% की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें रेशियो यहाँ पे हम देख लेते हैं ना। तो केवल जो है अंग्रेजी में, है ना, ओनली इंग्लिश में, है ना, ओनली इंग्लिश में। और यहाँ पे आपका दोनों सब्जेक्ट यानी कि बोथ में, है ना, बोथ यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ्स में। यहाँ पे हम इंग्लिश प्लस मैथ्स लिख देते हैं ना, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट में। और यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल मैथ्स में यानी कि ओनली आपका मैथ्स में, पास वाले, है ना। तो यहाँ पे केवल अंग्रेजी में कितना था, 20%। और ये आपका मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितने थे, तो वो 60 थे। और हमारा जो मैथ्स में था केवल 10% था, है ना। तो इस तरीके से हमारा टोटल कितना हो गया, 90, क्योंकि हमें 90 का डायग्राम बनाना था। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है कि 144 विद्यार्थी, है ना, 144 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो 144 दिया है प्रश्न के हिसाब से, लेकिन हम कितना निकाल के लाए हैं, 60। तो उसकी हम यहाँ पे तुलना कर देंगे, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे 144 की तुलना किससे कर देंगे, यहाँ से 60 से कर देंगे। और पूछा क्या गया है हमको, पूछा क्या गया है, तो चलिए देख लेते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे, तो कुल विद्यार्थी आपके 100%, है ना, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये 0 और 0 कट जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, 6 से 24 बार में आपका कट जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 240। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो कितना होगा, 240। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 240 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, है ना। 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो बताइए कि 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, ये पूछा जा रहा है। यानी कि आपको दिया गया है 5 रुपये, है ना, 5 संतरे दिए गए, सॉरी 5 जो आपके संतरे हैं ना, ये आपके 5 संतरे दिए गए हैं। यहाँ से लिखने में प्रॉब्लम होता है ना, 5 संतरे का जो आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, 5 संतरे का एसपी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना रुपया दिया है, 1 रुपया दिया गया है, ठीक है। और क्या हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 5 संतरे का हमको यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा। तो 5 संतरे का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, ये हमको निकालना है सबसे पहले। ये क्या होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, 5 संतरे का सीपी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सीपी बट्टे में क्या करेंगे, 100 से इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस पी। ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सीपी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, हमारा सीपी निकल जाएगा, सॉरी ये एसपी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ से हमें सीपी निकल जाएगा। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका 120, है ना, क्योंकि हमको कितने का 20 का लाभ हो रहा है। तो 120
कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 रुपया था तो 1 रुपया को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये 0 0 कैंसल और इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5/6 है ना। तो ये हो जाएगा इतना रुपया, CP आपका निकल गया। अब हमको क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे ये पूछा जा रहा है ना। तो ये तो 5 संतरे का CP हुआ है ना। तो यहाँ से हो गया आपका 5 संतरे का CP बराबर हुआ 5/6 रुपये है ना। तो यहाँ पे आपका एक संतरे का कितना होगा, एक संतरे का CP वो हो जाएगा आपका 1/6 रुपये, 1/6 रुपये हो जाएगा। तो 1 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं ये पूछा जा रहा है ना। तो 1 रुपये में यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, तो 1 रुपये में कितने संतरे खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये में कितने संतरे खरीद सकते हैं, 6 संतरे खरीद सकते हैं ना। यहाँ से 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे जा सकते हैं, 6 संतरे। तो संतरों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 6। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1 रुपये में 6 संतरे, तो यहाँ पे आपका दिया गया है 6 संतरे, ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका, दिए गए चित्र में OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर और OD AB के लंबवत है, तो CD बराबर क्या होगा, है ना। एक डायग्राम दिया गया आपको, एक वृत्त दिया गया है इस तरीके से। इस वृत्त को बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका वृत्त दिया गया है, जहाँ पे ये आपका क्या दिया, कॉर्ड दिया है ना। और यहाँ से आपका AB और ये आपका दिया है ओरिजिन से O है ना। ये O दिया गया है और इस तरीके से इसको मिला दिया है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CD बराबर क्या होगा। तो यहाँ से आपका CD, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका C है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका OA बराबर कितना दिया है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, A से B तक है ना, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और यहाँ पे आपका OA दिया है आपका यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ से समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ये इस तरीके से OA और ये आपका C, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये 4 है और ये आपका कर्ण 5 है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 है ना, क्योंकि 25 में से 16 घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। OC कितना निकल के आ गया, यहाँ से आपका 3 सेंटीमीटर OC निकल के आ गया। और OD हमको यहाँ पे C और D की डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो पूछा जा रहा है। तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको CD की डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि OD है ना, OD जो होगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ से है ना, यहाँ से O से D तक का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, OD इक्वल टू लिख सकते हैं हम OC प्लस CD, इस तरीके से लिख सकते हैं। और OC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 थी, अभी हमने निकाल के लाए, प्लस CD हमको निकालना है। और OD हमारा यहाँ पे कितना है, O से OD कितना दिया गया, O से D हमारा कितना है, तो OD हमारा हो जाएगा कर्ण के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम CD निकालना चाहे तो हमारा CD कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा 2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपका, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है ना। 500 से लेकर के आपका कितना है 1000 तक 6 से विभाजित, यानी कि 6 से विभाजित मतलब क्या होता है, इसके फैक्टर करेंगे 2 और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, वो संख्याओं की संख्या बताने को कहा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कितना 500, ये हो जाएगा 501,
यह ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 999 यानी कि 999 और ये आपका 1000 तक जाएगा। यहाँ पे हमें 6 से विभाजित करना है, तो 6 से तो ये विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका 501 को विभाजित करते हैं, तो 6 से विभाजित करके देख लेते हैं 501 को, तो कितने बार में जाएगा ये आपका चला जाएगा 48 है ना, तो ये आपका 48 कितने बार में गया आपका 8 बार में है ना, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 21। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 21 और 6 से कितने बार में जाएगा, तो 6 3 18 यानी कि आपका हो जाएगा 3 बार में, तो ये आपका कितना बच गया 18 और 3 है ना, 18 और 3 यहाँ पे शेष बच गया, तो यहाँ पे आपका 3 शेष बच जाएगा, कितने बार टोटल गया, तो 83 टाइम्स गया है ना। अब हमें दिया गया है, अब कौन सा देख लेते हैं, तो अब यहाँ पे 999 को डिवाइड करके देख लेते हैं ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पे 999 को किससे 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 6 और ये 999 इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 1000 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से 999 से भाग दे देते हैं, तो कितने बार में जाएगा ये आपका 1 बार में, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 है ना, तो यहाँ से आपका 39 है ना। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो ये आपका 36, यहाँ से कितना बचेगा 3 और ये आपका 9, फिर से 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, फिर से आपका शेष बच जाएगा, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 जो है यहाँ पे शेष बच जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर्स होंगे जो कि 6 से विभाजित होंगे, है ना, 500 से 1000 के बीच, तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पे आपका 166 में से अगर 83 को अगर हम माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 166 माइनस 83 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 83 है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि 83 जो है किस में दिया गया है, तो यहाँ पे आपका 83 दिया गया है ऑप्शन सी में है ना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, है ना। कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है जो 6 साल में कितना हो जा रही, साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जा रही है, तो कितने साल में वह 4 गुना हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं, वो हमारे पास कितना है 1 रुपया है, इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट हो जा रहा है, वो कितना हो जा रहा है हमारा 2 गुना हो जा रहा है ना, कितने साल में हो जा रहा है, तो वो आपका हो जा रहा है 6 साल में, तो ये हो गया आपका 6 साल में 2 गुना हो जा रहा है। और पूछा जा रहा है क्या कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, है ना, कितने साल में जो होगा उसका अमाउंट, दूसरा अमाउंट जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका कितना साल आएगा ये पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना साल होगा, तो यहाँ पे 1 से जो प्रिंसिपल है 1 से 2 होने में कितने साल लगे, तो 6 साल लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे SI मिल रहा है आपको कितना, तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इसी तरीके से हमको 1 से 4 होने में, 1 से 4 होने में ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 4 होने में 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हमको 1 रुपये का ब्याज मिलने में कितना साल का समय लगा, तो 6 साल का। 1 रुपये का जो ब्याज है ना, उसको मिलने में कितने साल का समय लगा, 6 साल का समय लगा। तो 3 रुपये का ब्याज मिलने में, 3 ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, 3 ब्याज मिलने में 3 गुना 6 कर देंगे, है ना, 3 गुना 6, तो ये आपका हो जाएगा 18 साल लगेगा, यानी कि 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18 वर्ष जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 18 वर्ष कौन से ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 18 वर्ष करेक्ट हो जाएगा, है ना। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा हमको, 4 गुना होने में 18 समय लगेगा, 18 वर्ष लगेगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठ क्षेत्रफल A1 है, तो A1 अपान A2 यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो हवा भरने से पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हवा भरने से पहले, है ना, भरने
भरने से पहले पहले क्या दिया गया हमको क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल दिया गया हमको यहाँ पे A1 है ना, A1 वो क्या दिया गया आपका, क्या होता है गुब्बारे का क्षेत्रफल यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr², तो ये हो गया आपका। उसके बाद दिया गया आपको हवा भरने के बाद जो है 3 गुना बढ़ जाती है, तो हवा भरने के बाद, तो हवा भरने के बाद है ना, भरने के बाद, हवा भरने के बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा। और ये A2 कितना हो जा रहा है, उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जा रही है ना, त्रिज्या जो है 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A2 बराबर आर की वैल्यू हम 3r रख देंगे, तो यहाँ से 4π और 3r का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4π इंटू 9r², या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका r² इंटू में 9 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका A1 और A2 निकल के आ गया, और हमें पूछा जा रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन A2, तो A1 की वैल्यू क्या थी 4πr² अपॉन में कर देंगे 4πr² इंटू 9। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1:9 है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 1/9 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/9 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये अंकित की गई है ना, उसका जो मार्क प्राइस है साइकिल की 1150 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ जो है कमाता है। साइकिल की लागत मूल्य क्या थी, यानी साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या था वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमें मार्क प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस कितना दिया गया है साइकिल का 1150 रुपया दिया गया है, और बोला जा रहा है कि 15% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें मार्क प्राइस दिया गया है 1150, और कितने प्रतिशत का जो है यहाँ पे क्या कमाया जा रहा है, लाभ कमाया जा रहा है, तो 15% का। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 115 है ना। और कितने परसेंट अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी जा रही है, तो 15% का, यानी कि ये हो जाएगा आपका 85। 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा, क्योंकि हमें 15% का क्या हो जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, और 15% का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, ये छूट के लिए और ये आपका लाभ के लिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही जो होगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 115 और 115 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा 850 रुपया। क्या हो जाएगा आपका 850 जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के प्रश्न को दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।